देखिए मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि तो जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी देखा होगा कि कंसेप्ट सिंपल है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो क्वेश्चंस का लेवल पहुंच जाता है आगे तक भी। सेम ऐसे ही इसमें भी है जैकोबियंस में, और सेम ऐसे ही आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा आपको। कंसेप्ट सिंपल हैं, पढ़ करके ऐसा लगेगा सब समझ में आ गया मुझे, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वो दिमाग में चीज़ें नहीं आ पाएंगी। वजह जो है वो उसको उतना टाइम ना देना। क्या होता है जैकोबियन और कैसे निकाला जाता है ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था, एक क्वेश्चन भी कर लिया था, ताकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप लोग कर पाएँ। अब आज हम एक पर्टिकुलर केस पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए विशिष्ट स्थिति, पर्टिकुलर केसेस, ये हमारा आज का टॉपिक है और ये जैकोबियंस के अंडर में आता है। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक दो सिचुएशंस हैं जिनमें कि जैकोबियन निकालने का एक शॉर्टकट तरीका बताया जाएगा, और जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो उस शॉर्टकट तरीके से उस क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ इसमें सीखनी है। तो पहले तो स्थिति समझते हैं। यदि हमारे पास कई सारे फंक्शंस दिए हैं, आप ध्यान दीजिए, जैकोबियन अगर किसी का निकाल रहे हो आप, तो जैकोबियन निकालने का मतलब है कई सारे डिपेंडेंट वेरिएबल और कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो मान लीजिए सपोज करिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं वो हैं हमारे पास काफ़ी सारे, लेकिन उनका जो सीक्वेंस है, किस तरह से वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, वो चीज़ एक पर्टिकुलर मैनर में है। और अगर वो मैनर समझ लीजिए तो उससे रिलेटेड फिर फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा आपको। तो u1 हमारे पास पहला फंक्शन है और वो हमारे पास केवल x1 का फंक्शन है। ठीक है, ये x1 का फंक्शन है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। u2 दूसरा फंक्शन है हमारे पास, और ये x1 पे तो करता ही करता है, साथ ही साथ x2 पे भी डिपेंड करने लगता है। किस मैनर में डिपेंड करता होगा वो तो अलग चीज़ है, यहाँ पर तो हम केवल उसको नाम बता रहे हैं ना कि देखो u2 एक फंक्शन है जो इन दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वो केवल एक ही वेरिएबल x1 पे डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर मैं u3 लूँ तो वो x1 x2 पे तो करता ही करता है, साथ में एक नया वेरिएबल x3 पे भी डिपेंड करने लगता है। सो ऑन अगर मैं nth फंक्शन लूँ un, तो fn x1, x2, x3 बढ़ते एक बढ़ते xn तक पहुँच जाता है। मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये सारे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 अप टू xn है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मतलब जो पर्टिकुलर केस यानी कि विशिष्ट स्थिति ये है कि पहला फंक्शन केवल एक वेरिएबल पे, दूसरा फंक्शन पहले को मिला के साथ में एक और इंट्रोड्यूस हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है वो पुराने दो पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन साथ में एक तीसरे पे भी डिपेंड करने लगता है। और ऐसे ही चलते चलते n वाले की बात करें तो वो x1 x2 सब सारे लेकर के और लास्ट में और सारे जुड़ करके xn भी उसमें ऐड हो जाता है। अगर मेरे को इस तरह का चीज़ दिया हुआ, यदि पढ़िए, यदि ये सब है, अभी हमने कुछ नहीं बताया, अभी हम केवल वो स्थिति बता रहे हैं। इस स्थिति में जैकोबियन कैसे निकलेगा वो बात की बात है, पहले तो स्थिति ही समझिए। मेन प्रॉब्लम तो यहीं पे है पहले, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, वो लिखा रहता है उसको। तो इसलिए पहले आप ये समझिए कि यदि ऐसा 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 मेरे को फंक्शन दिया है, कैसा कैसा दिया है वो मैं समझा रहा हूँ। पहला फंक्शन केवल एक वेरिएबल पे कर रहा है, दूसरा फंक्शन जो है वो पहले के साथ एक नए वाले पे भी करने लगता है, तीसरा जो है पुराने दोनों के साथ एक नए वाले पे भी करने लगता है, और ऐसे करते करते जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। और फाइनली जो लास्ट वाला फंक्शन है वो सारे वेरिएबल्स जो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, जो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, जो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, धीरे धीरे करते 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 लास्ट में इसका अपना खुद xn पे भी डिपेंडेंस आने लगती है। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका जैकोबियन निकालना है तो यदि इतना इतना है तो डेल, अब देखिए लिखा क्या जाएगा, डेल बाई डेल, इधर आपके सारे ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे u1 u2 सो ऑन un। अगर आप समझ के नहीं नोटेशंस लिखते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेंगे आपको, क्योंकि कॉपी पे भी लिखेंगे या बुक में भी किसी में देखेंगे तो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन आप समझ के उन्हें देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। नीचे मुझे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने पड़ते हैं, तो x1, x2, सो ऑन xn, ये मुझे निकालना है, ये बात समझिए आप। तो इसको निकालने का जो तरीका बताया गया था लास्ट टर्न पे मैंने कहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग वो वीडियो देख लें। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा देखने में लगेगा टफ। अदरवाइज़ तो देखिए हमने क्या तरीका बताया था लास्ट वीडियो में
कि एक डिपेंडेंट उठाया जाता है और हर एक के साथ एक एक बार कर लिया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और वो पहली रो बनती है। दूसरी रो के लिए आप दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट उठाओगे और शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पार्शियली डिफरेंशिएट करते चले जाओगे। तीसरी रो ऐसे ऐसे करके ये वाले लोग जो हैं वो आपकी रोज़ बनाते हैं, ठीक है ना, और ये हर एक रोज़ में रहते हैं। ये पर्टिकुलर एक रो में पहला रहेगा तो दूसरे में दूसरा रहेगा, तीसरे में तीसरा रहेगा, चौथे में चौथा रहेगा, लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं वो लगातार चलती चली जाती हैं। यही ऑर्डर करके आप बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ लिखने में कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए डेल U1 पहले आप वही लिख लीजिए, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। डेल U1 सो ऑन करते करते डेल U1 और बाई अब एक एक करके डेल X1 डेल X2 सो ऑन करते करते डेल XN, नहीं हाँ देख ले, ठीक है। देखिए 1 1 1 वो U1 वेरी नहीं कर रहा है, आपका X1 X2 सो ऑन XN वेरी कर रहा है। एक और लिख दो चाहे डेल U1 बाई डेल X3 और सो ऑन करके। दूसरे में जब आएंगे आप तो डेल U2 बाई डेल X1 से ही स्टार्ट होगा, पहले आप डेल U2 ही लिख दीजिए, सो ऑन डेल U2 और अब डेल X1 डेल X2 डेल X3 अपॉन डेल XN। अकेला अकेला पूरा लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप उस ट्रिक को याद रखें कि पहले मैंने पहला वेरिएबल लिया तो पहला लिख डालिए, उसके बाद X1 X2 लगा दीजिए, फिर U2 दूसरा लिख डालिए। नहीं तो होगा ये पूरा लिखने के चक्कर में कभी कभी ये होता है ना कि U1 अपॉन X1 किया, इसमें U2 अपॉन X2 कर दिया, या U2 अपॉन X1 ही रख गए। दो तरह की गलतियाँ स्टार्ट हो सकती हैं, तो उससे बचने का यही तरीका है। और सो ऑन देखिए पढ़ा तो यही जाएगा डेल U1 बाई डेल X1 डेल U1 बाई डेल X2, लेकिन आपने लिखा कैसे है वो तो कोई नहीं जानता ना भाई। आपने कॉपी में तो लिखेंगे, हमें तो उसी से मतलब है, सही लिखते हैं बस। उसके बाद डेल U1 U2 करते UN आ जाएगा अपॉन डेल X1 डेल UN अपॉन डेल X2 डेल UN अपॉन डेल X3 सो ऑन डेल UN अपॉन डेल XN। इस तरह से आपका ये डिटरमिनेंट फॉर्म होगी अगर मुझे इन वेरिएबल्स का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू X1 X2 सो ऑन XN निकालना है। तो देख लो, यदि हमारे पास फंक्शन ऐसा है, फंक्शंस जो हैं वो इस तरह के हैं कि पहला केवल X1 पे डिपेंड करता है, दूसरा X1 X2 मतलब पुराने वाले के साथ साथ नए वाले पे भी डिपेंड करने लगता है। अगले फंक्शन पे पहुंचोगे तो पुराने दो तो रहेंगे, तीसरा एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, ऐसी सो ऑन करके लास्ट वाले पे पहुँचते हो तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो इस तरह का अगर सिचुएशन है तो उस केस में जैकोबियन कैसे निकाला जाएगा वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने केवल यहाँ पे जैकोबियन के लिए फॉर्मूला लिखा है, यानी कि कौन सी डिटरमिनेंट क्या डिटरमिनेंट बनती है वो चीज़ लिखी है केवल। अभी मैंने इसको कुछ वॉल्व नहीं किया है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें और अब हम इसके अंदर जो जो चीज़ें निकालनी हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं निकालना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हेडिंग डालिए नाउ, मतलब जैकोबियन के काम से हटके अब हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, हम इसके अंदर की टर्म्स निकालना चाह रहे हैं। जब टर्म्स निकालेंगी तो सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए डेल U1 बाई डेल X1, तो देखिए डेल U1 बाई डेल X1 अगर निकालेंगे आप तो ये तो फिर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप डेल U1 बाई दूसरा निकालेंगे, डेल U1 बाई डेल X2, तो ये तो देखिए X1 पे करता है, X2 पे तो नहीं करता ना, तो X2 के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा भाई। इसके अंदर आप X1 की टर्म रखेंगे और X2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं पार्शली, तो X2 के रेस्पेक्ट में X1 तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप। ऐसी अगर मैं मान लिया सपोज करिए आपका ये एक ही लाइन में लिखिएगा, मैं इसको नीचे तक लिख रहा हूँ थोड़ा, डेल U2 बाई डेल X2 निकालूँ, नहीं डेल U1 बाई अगला टर्म, ये अगला टर्म निकालूं डेल U1 बाई डेल X2, तो देखिए X2 पे भी नहीं करता, वो तो केवल X1 पे करता था, X2 X3 किसी भी नहीं करता, तो डेल U1 बाई डेल X2 इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, कॉमा सो ऑन डेल U1 बाई डेल XN भी 0 हो जाएगा। ये इसको आप एक लाइन में लिखिएगा, है ना, अभी मैंने जगह नहीं है तो इसलिए मैंने नीचे तक कर दिया है। तो U1 का मतलब है X1 के रेस्पेक्ट में तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बाकी सब डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे। समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। ये देखो U1 का X1 के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा है। मैंने एग्जिस्ट लिखा है क्योंकि मैं निकाल नहीं सकता ना उसको, फंक्शन जब दिया नहीं है, वो तो केवल ये दिया है किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसलिए निकाल तो सकता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी।
और बाकी अगर इसको मैंने x2 x3 x से सब के करना शुरू किया तो ये 0 होता चला जाएगा, क्योंकि ये केवल x1 पे डिपेंड करता है। बाकी सब के लिए रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये x1 कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना भाई। जैसे तुमने इसको सॉल्व किया तो ये डेल u1 का मतलब सपोज करो x1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस x1 स्क्वायर 3x1 स्क्वायर है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जब आप x2 करोगे तो x2 के रिस्पेक्ट में x1 कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं इसको अब मिटा के अब u2 के बारे में लिख रहा हूँ। देखिए अगली लाइन में लिखिएगा आप लोग, है ना, डेल u2 बाई डेल x1 अगर करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि x1 पे डिपेंड करता है ये, कॉमा डेल u2 बाई डेल x2 करोगे आप तो ये दोनों तो आपके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपने डेल u2 बाई डेल x3 करा तो फिर दिक्कत आने लगेगी। देखिए x3 के रिस्पेक्ट, क्योंकि वो तो x1 x2 पे डिपेंड करता है, तो यहाँ से लेकर के आपके डेल u2 बाई आप डेल x4 कर लो, कॉमा सो ऑन डेल u2 बाई डेल xn कर लो, तो भी सब आपके 0 आते चले जाएंगे। ये लाइन क्लियर है? मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है। अब आप समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। वो चीज़ जितने पे करती है डिपेंड, x1 x2 पे करती तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, लेकिन अगर मान लिया उससे आगे वाले वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट ट्रीट होके वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही सो ऑन करते जाइए। अगर मैं डेल un इसकी बात करूं तो डेल x1 कॉमा डेल un, इसमें देखिए सब पे डिपेंड कर रहा है, तो कॉमा x2 कॉमा सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn, ये सारे ऑल एग्जिस्ट, ये सब एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ये सब पे डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमम वेरिएबल इसी में है, बाकी में तो एक एक करके बढ़ रहे थे। इतना लिख दीजिए आप, और इसके बाद तो जो है वो वैल्यू रखनी है इसमें, बस सब आ गई हैं वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूटिंग एवर वैल्यूज़ इन फर्स्ट, तो डेल u1 कॉमा u2 कॉमा सो ऑन un अपॉन डेल x1 कॉमा x2 कॉमा सो ऑन xn इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट बनेगी। आप देखिए फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, डेल u1 बाई डेल x1 ये रहता है, बाकी सारे 0 हो जाते हैं, तो डेल u1 बाई डेल x1 और 0 0 सो ऑन 0। दूसरे वाले में 2 रहते हैं, यानी कि डेल u2 अपॉन डेल x1 डेल u2 बाई डेल x2, लेकिन उसके बाद के सब 0 0 0 होने लगते हैं। सो ऑन करते करते लास्ट वाले में डेल n, हाँ डेल un अपॉन डेल x1 डेल un अपॉन डेल x2, और ऐसे करते करते डेल un बाई डेल xn, इसमें सारे एग्जिस्ट करते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। u3 होगा आपका x1 डेल u3 बाई डेल x1 भी एग्जिस्ट करेगा, डेल u2 बाई डेल u3 बाई डेल x2 भी एग्जिस्ट करेगा, डेल u3 बाई डेल x3 भी एग्जिस्ट करेगा। बस उसके बाद से डेल u3 बाई डेल x4 जब करेंगे आप तो वो जो है वो 0 होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले वाले में 1 है, दूसरे में 2 है, ऐसे करते करते बढ़ता चला जा रहा है। ये आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद है या पढ़ी है, पता नहीं पढ़ी, कि अगर आपकी लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो सीधे डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाती है। ये देखिए पूरा डायगोनल इस तरह से जा रहा है, बढ़ते 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 एक तरफ एलिमेंट्स रहेंगे और एक तरफ 0 है पक्का। ये तो पक्का 0 है, हो सकता है इनमें से भी कोई 0 आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये तो पक्का 0 है। तो डिटरमिनेंट में अगर लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट या फिर अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है तो उसके वैल्यू जो होती है सॉल्व करेंगे जब आप, देखिए भाई 0 0 वैसे ही है ना, ये सब ये इसी R1 के लॉन्ग एक्सटेंड कर देंगे, तो ये रो छोड़ के फिर अंदर डिटरमिनेंट बनेगी, फिर अंदर 0 0 ही मिलते जाएंगे, वो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई ही होता चला जाएगा। तो इसलिए ये इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में ये इज इक्वल टू आ जाएगा डेल u1 बाई डेल x1 इंटू डेल u2 बाई डेल x2 इंटू सो ऑन अप टू डेल un बाई डेल xn। ये आपका फॉर्मूला जो है वो डेरिवाइव होता है कि अगर मेरे पास उस तरह के फंक्शंस हैं तो उस केस में मैं इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे कर लें, क्योंकि बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चंस। लिखिए ज़रा क्वेश्चन है, देखिए, यदि y1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 कॉमा y2 इक्वल टू x1 ब्रैकेट 1 माइनस x2 कॉमा y3 इक्वल टू x1 x2 1 माइनस x3। देखिए यहाँ पे फंक्शंस जो हैं वो दिए हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू भी दे दी है, लेकिन आप देखिए ये कर तो x1 पर ही डिपेंड रहा है ना, ये आपका x1 और x2 पे भी डिपेंड करने लगा और वो x1 x2 x3 पे भी डिपेंड करने लगा। तो सिचुएशन सेम डिक्टो वही है, वहाँ पे इन जनरल लिखा था हमने जो अभी केस पढ़ा, यहाँ पर वो है
फंक्शन की वैल्यू भी दे दी है, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा देखने में। कॉमा सो ऑन कॉमा वाई एन इज इक्वल टू x1 x2 सो ऑन xn माइनस वन माइनस xn। तो सिद्ध कीजिए। ये देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म भी लिख दिया है, x1 x2 x कहाँ तक जाएगा, 3 होता है तो वो 2 तक जाता है, देखिए ठीक है ना, 2 होता है तो x1 तक 1 तक जाता है, तो ऐसे ही n होगा तो एक कम यानी कि n माइनस 1 तक जाएगा। इतने ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और फिर एक नया वेरिएबल लास्ट में 1 माइनस xn इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो पहले तो आपको यदि वाला ही पार्ट समझना है कि कौन सी सिचुएशन है वो, फिर उसके बाद तो सिद्ध कीजिए आपके पास आता है। सिद्ध क्या करना है, डेल y1 कॉमा y2 कॉमा y3 कॉमा सो ऑन yn अपॉन डेल, यानी कि जैकोबियन निकालना है, इससे आपको पता लग रहा है x1 कॉमा x2 कॉमा x3 सो ऑन xn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, x1 टू द पावर n माइनस 1, x2 टू द पावर n माइनस 2, x3 टू द पावर n माइनस 3 सो ऑन xn माइनस 1। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए पहले। सिंपल है, आपको पता लग रहा है कि एक एक करके फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ते जा रहे हैं, तो जैकोबियन के लिए डिटरमिनेंट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको जैकोबियन अभी हमने पढ़ा, जैकोबियन इज इक्वल टू सीधे पहले वाले को पहले के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले को x2 के रिस्पेक्ट में, x1 x2 के रिस्पेक्ट में, तीसरे वाले को x3 के रिस्पेक्ट में, और ऐसे करके करके करके, क्योंकि अगर आप डिटरमिनेंट निकालने लग गए ना, तो डिटरमिनेंट निकालने में तो फिर आप ये क्या करोगे कि ये इसका 1 निकालोगे, फिर ये 2 निकालोगे, तीसरा लेके 3 निकालोगे, ऐसे इन वाले सब निकालोगे। लेकिन हमें तो पता है कि केवल हमें डायगोनल वाले एलिमेंट से ही मतलब होता है। y1 को x1 में करना है, y2 को x2 के रिस्पेक्ट में, y3 को x3 के रिस्पेक्ट में, और yn को केवल xn के रिस्पेक्ट में करने से ही और वो प्रोडक्ट लेके काम आ जाएगा। तो इसलिए ये वाले एलिमेंट फिर जब ज़रूरत ही नहीं पड़नी है तो फालतू में निकालने से फ़ायदा क्या है इसका, तो ये सारे एलिमेंट निकालना बच जाता है। इसलिए ये तरीका समझना ज़रूरी है, इसीलिए इसका वो फॉर्मेट बनाया। ऐसी कोई चीज़ नहीं थ्योरी में दे दी जाती है। जब वो अगर आप सोचो कि हमें डिटरमिनेंट ही निकाल के सब बार करना है, तो फिर देखिए कितना लंबा बन जाएगा अगर आप एक एक एलिमेंट निकालते रहे। तो इसलिए जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, फाइनली इनकी ज़रूरत है बस हमें, तो हम वही केवल निकालेंगे इसमें। तो इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल y1 बाई डेल x1। देखिए अभी निकालिए मत कुछ, अभी आप सोच लो क्या क्या करना है। उसके बाद डायगोनल में अगले वाले में पहुँचेंगे, 2 आएगा, 2 एलिमेंट के लिए डेल y2 बाई डेल x2, ये चाहिए मुझे केवल। डेल y3 अपॉन डेल x3, ये मुझे चाहिए केवल। और ऐसे ही मुझे डेल yn सो ऑन करके, मतलब चलिए वो बात यहाँ लिख देता हूँ, सो ऑन और फिर डेल yn अपॉन डेल xn, मुझे ये चाहिए। ठीक है ना, बीच के सारे निकाले नहीं जा सकते, एन टर्म है तो वो सिमेट्री देख के, कुछ पैटर्न देख के और अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि हाँ भाई कितना आएगा। और देखिए जो प्रूफ भी करना है उसमें भी सो ऑन लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई पूरी वैल्यू नहीं लिखी हुई है वहाँ पे। मुझे आपको समझ में आ गया कि क्या क्या निकालना है यहाँ पे। अब देखिए अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छा कमांड है, आपका दिमाग चलता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना, दूसरी बातों में दिमाग लगता रहता है, इन सिंपल चीज़ों में गलती होगी तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा भी आपकी आदत नहीं पड़ पाई है, तो आप चुपचाप ऐसे कर लो, डेल बाई डेल x1 और y1 की जगह आप 1 माइनस x1 जो दिया है वो लिख लो चुपचाप। उसके बाद देखिए ये कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, तो 0 माइनस x1 के, ये वेरिएबल है तो x1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, यानी कि आपका -1 आ गया। और अगर आप डायरेक्ट हैबिट पड़ चुकी है आपकी, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, तो सीधे ही देख लो x1 के रेस्पेक्ट में करना है तो कांस्टेंट हो जाएगा, और -x1 का जो है x1 के रेस्पेक्ट में ये तो 1 हो जाएगा, तो सीधे -1 लिख सकते हो आप। वही ये जैसे छोटे बच्चे को डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाया जाता है तो शुरू में एक एक स्टेप खोल के लिखाया जाता है कि डेल बाई डेल x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को नेक्स्ट लाइन में 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है ना, और फिर उसके बाद तब जाके 2x आता है। वही जब प्रैक्टिस पड़ जाती है तो सीधे 2x लिख देता है बच्चा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। और नहीं तो शुरू में ऐसा लगता है कि x टू द पावर n का याद कर लिया, अब हम x स्क्वायर का भी याद करना पड़ेगा 2x, फिर हमें x क्यूब का भी याद करना पड़ेगा 2x। तो शुरू में अगर ये चीज़ बता दो तो बच्चा का वो हो जाएगा कि जब हमने फार्मूला पढ़ लिया तो ये सब क्यों याद करना। लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस पड़ती है तो सीधे याद होने लगते हैं, x4 का 4x3, इस तरह से ये करके सब याद हो जाते हैं। तो वही ये चीज़ अगर आपकी हैबिट पढ़ पाई है तो ठीक है ना, और नहीं पढ़ पाई है तो आप थोड़ा सा डिटेल में कर लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप इस पे आ जाओ, डेल y2 अपॉन y है, ये u जैसा बन जाता है कभी कभी, डेल y2 अपॉन डेल x2। तो देखिए इसमें क्या होगा, डेल बाई डेल x2
और अब कहीं कोई ऐसा ना करे कि इसमें फर्स्ट सेकेंड का फंक्शन लगा दे। देखिए डेल बाई डेल x2 और फंक्शन क्या है x1 ब्रैकेट में 1 माइनस x2, ठीक है ना। तो x2 केवल यहाँ पे है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये बाहर आ जाएगा x1 और अंदर उसका क्या होगा डिफरेंस 0 माइनस x2 का 1 यानी कि माइनस का x1 आ जाएगा। जरा कंप्लीट करिए इसे। अब तीसरा निकालिए, एक और निकाल लीजिए ताकि पैटर्न बनाने में आसानी आ जाए, ठीक है ना। अभी पैटर्न नहीं दिख रहा कुछ इसमें, तो तीसरा होगा डेल y3 यानी कि डेल बाई डेल x3 ऑफ x1 x2 1 माइनस x3। तो देखिए ये इसका कितना होगा जा करके x1 x2 कांस्टेंट बाहर निकलेंगे और इसका 1 माइनस x3 का -1, ठीक है ना। ऐसा करो ना, -1 इसमें भी -1 आ रहा है, इसको ब्रैकेट में रखो -1, ठीक है। और इसमें भी क्योंकि -1 टू द पावर n लाना है ना हमें, तो इसका भी -1 अकेला ही रखो, -1 और ब्रैकेट में x1 x2। आप सो ऑन करके डेल yn अपॉन डेल xn और निकाल दीजिए। इसको आप सिमेट्री से लिखोगे। क्या सिमेट्री आ रही है? सिमेट्री ये आ रही है कि अगर मुझे x3 डेल x3 तक करना है तो मेरे पास x2 तक का नंबर आता है, मतलब x2 तक का वेरिएबल आता है, -1 आगे आ जाता है। यही तो है सिमेट्री, शुरू से लेकर एक कम तक का आता है और -1 स्टार्टिंग में आ जाता है। तो इस बेस पे अगर मैं डेल yn बाई डेल xn लिखना चाहूँ तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और x1 x2 और सो ऑन इससे एक कम यानी कि xn -1 तक। नाउ इसका जो जैकोबियन होगा डेल y1 y2 सो ऑन yn इज इक्वल अपॉन डेल x1 x2 सो ऑन xn, ये इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं, डेल y1 अपॉन डेल x1 इंटू डेल y2 अपॉन डेल x2 इंटू डेल, एक और लिख देता हूँ y3। ये सब y हैं। y का तरीका देखिए, u और y मिलते जुलते हैं ना इनमें, पार्शियल डिफरेंशियल जैकोबियन, तो ध्यान दे लीजिए u आप ऐसे ही बनाओ, है ना, और y के लिए घुमा के यूँ ले जाओ। ये जो y इस तरह बना देते हैं बस लोग, वो उसमें दिक्कत होने लगती है कभी कभी u और y में। डेल y3 अपॉन डेल x3 सो ऑन डेल yn अपॉन डेल xn, ये वही फॉर्मूला है जो हम अभी लाए थे। नाउ यूजिंग द रिलेशन, ऐसे लिख दो, यूजिंग द रिलेशन। अभी से ही वो सब काम करके रखो ताकि रिवाइज करने में कोई दिक्कत ही ना हो। यूजिंग द रिलेशन, इसका मतलब फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला है, नहीं तो आप सोचोगे ये चीज़ यहाँ से कैसे बदल दी। तो दोबारा जब रिवाइज करेंगे आप अपने नोट्स या वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा डेल y1 अपॉन इतना यानी कि -1, ये वाला हो जाएगा आपका, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए -1 x1, अगले वाले में लिख दीजिए -1 x1 x2 सो ऑन, इसमें लिख दीजिए -1 x1 x2 सो ऑन xn -1। सो ऑन के अंदर भी, बाद में भी, लास्ट में भी अंदर घुसा है तो सो ऑन ही घुसा है। जिस दिन मुझे इसका एक्सरसाइज का वीडियो बनाना होता है उस दिन बिल्कुल एकदम गैप करना पड़ता है मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज के वीडियोस जो बना देता हूँ मैं उससे हेल्प मिलती होगी। बाकी एग्जांपल्स जो बचते हैं वो आप खुद ट्राई कर लिया करें, क्योंकि फिर उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखिए इसमें जो प्रूफ करना है उस पर भी ध्यान देते रहिए। -1 टू द पावर n, और देखिए आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, ये चौथा और ये nवां टर्म है। आप देखिए -1 सारे टर्म में है, तो जब -1 की मल्टीप्लाई कितनी बार करी जाएगी, n टाइम्स करी जाएगी, तो -1 टू द पावर n आएगा। टोटल n टर्म्स हैं और -1 n बार ही है, तो इसका मतलब -1 टू द पावर n होगी। इसके बाद आप देखो x1 जो है पहले वाले में कुछ नहीं है, x1 इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि n टाइम्स नहीं है x1, एक कम बार, यानी कि x1 टू द पावर n-1। उसके बाद x2 जो है वो देखिए 2 बार दिख नहीं रहा है, बाकी में है, तो x2 टू द पावर n में से 2 कम कर दिए, उतनी बार x2 है। समझ में आ रहा है, इसे इस तरह से आंसर लिख रहे हैं। और सो ऑन करते देखिए xn-1 केवल इसी में है, वो पहली बार इसी में अंदर आया था, तो इसलिए x सो ऑन करते करते ये सो ऑन है, सो ऑन करते करते xn-1, और यही हमारा ये लाना था, हैंस प्रूफ्ड। वेरी सिंपल। हाँ देखो समझ के करोगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अभी ये है कि जल्दी जल्दी इसको बता दिया जाए और जल्दी जल्दी इसको वो करवा दिया जाए। अब ये आपके लिए जब भी कहीं किसी बुक में देखेंगे, चाहे जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, लेकिन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये ऐसे 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 होगा। चलिए तो फिर हम भी क्लास ख़त्म करते हैं, और चलिए ठीक है फिर ख़त्म करते हैं।